अस्सलामुअलैकुम जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। ईद से पहले आप ये सुनते रहे होंगे कि ईद के बाद कुछ बड़ा होने जा रहा है। ऐसा कुछ खास हो नहीं रहा, लेकिन एक चीजों की कॉन्टिन्यूटी है उसकी वजह से, और वो खासतौर पे वो अदालतों को लेके, वो जुडिशरी से मुतालिक वो तमाम चीजें हैं जिनमें आगे कुछ फैसले होंगे, कुछ बड़े फैसले होंगे। जिस तरह से चीजें चल रही थी शायद वो तब्दील हों, उसकी वजह से ये कहा जा रहा था कि ईद के बाद कुछ सामने आएगा बड़ा। मिसाल के तौर पे इद्दत केस पहले हमने देखा कि जिस तरह उसमें अपील में किस तरह से वो जज साहब ने कहा कि मैं नहीं इस पर फैसला कर रहा, एक कोर्ट रूम में लड़ाई हुई, फिर दोबारा जज अफजल मजोका साहब के पास आ गया। आज जो वहां पे समाअत हुई उसके बाद ये लग रहा है कि आइंदा चंद दिनों के अंदर ही वो केस खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क भर में एहतजाज करना चाह रही थी कि हम एहतजाज करेंगे, सड़कों पर आएंगे, इमरान खान को रिहा कराएंगे। पंजाब हुकूमत ने 7 दिन के लिए पूरे सूबे में दफा 144 नाफिज कर दी है। अच्छा, उसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे अब वो एलिवेट हो गए सुप्रीम कोर्ट में, ही इज गोइंग देयर, बट वो साथ जस्टिस शाहिद करीम को वो केस दे गए हैं। और सरगोदा के जो जज साहब ने इल्जामात लगाए थे और दीगर जज साहिबान ने कि उन्हें हरासा किया जाता है, उन्हें डराया धमकाया जाता है, वो भी किसी रुख बैठेगा मामला। और फिर 6 जजेस का जो खत था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसका मामला है, वो भी तारीख करीब है, उस पर भी काफ़ी सारी मामला आगे बनेंगे। तो ये वो डेवलपमेंट्स हैं अहम जो होने जा रही हैं। एनीवेज, इनके अलावा और भी हैं हमारे साथ। तो आज जो गेस्ट हैं, मोअज़्ज़ज़ गेस्ट, उनका आपसे बता दूं, चौधरी एतजाज़ एहसन साहब हमारे साथ हैं, मारूफ कानूनदान हैं, इंटेलेक्चुअल हैं। थैंक यू वेरी मच चौधरी साहब, आपने वक्त दिया है। इस वक्त जो हालात हैं मुल्क के अंदर, जो सूरत हाल बनी हुई है, आगे ऊंट किस करवट बैठेगा वो तो वक्त के साथ पता चलेगा, लेकिन बड़े दिगरगूं हालात हैं यहाँ पे, बड़ा गंभीर हुआ सब मामला। बुनियादी मसला, इफ यू कुड पिन पॉइंट सर, कि मतलब ये एक चीज है, ये दुरुस्त हो जाए तो हालात भी दुरुस्त हो जाएंगे, या ये खराब है तो इसकी वजह से ये सब कुछ खराब है, आपकी राय में वो क्या है? इस वक्त तो बाजवा साहब, जिसकी वजह से खराब है और माहौल ख़राब ही रहेगा कम से कम 5-7-8 महीनों तक। अच्छा। जो ये मुस्लिम लीग नून गुजारने की कोशिश करेगी, वो मसला है फॉर्म 45 और 47। फॉर्म 45 और 47 और जितना इलेक्टोरल रिकॉर्ड था और होता है, वो थैलों में होता है। वोट भी उसमें होते हैं, लिफाफों में डाल के अलग-अलग, और काउंटर फॉइल्स भी उसमें होते हैं, जो वोट जो आपका बैलेट काट के आपको दे देते हैं, काउंटर फॉइल पे अंगूठा करा लेते हैं, ताकि ये यकीन रहे कि आपने वोट किया था या आप काउंट हो जाए। और फिर वोटर्स लिस्ट होती है जिस पे आप अंगूठा लगाते हैं बायोमेट्रिक्स के लिए, वो चेक किया जा सकता है नादरा से। इस तरह के जो कागजात हैं उनमें एक फॉर्म 45 और एक फॉर्म 47 भी होती है। और फॉर्म 45 होती है जिसमें तमाम पोलिंग स्टेशंस के और तमाम कैंडिडेट्स के, हर पोलिंग स्टेशन पे कितने वोट निकले किस कैंडिडेट के, वो फॉर्म 45 होती है। 260 अगर पोलिंग स्टेशंस हैं तो 260 के 260 पोलिंग स्टेशंस में हर उम्मीदवार के एक कॉलम उम्मीदवारों की होती है, एक कॉलम पोलिंग स्टेशंस की होती है। जी जी। तो वो उसमें आए होते हैं। अब होना ये चाहिए कि जो फॉर्म 45 का टोटल है, कुल है एक कैंडिडेट का, वही उसकी फॉर्म 47 में कुल आए। अब अगर तफावत होगी तो इसका मतलब है कोई घपला हुआ है, कोई धांधली हुई है, कोई धांधला हुआ है। अगर फॉर्म 45 मिलती नहीं है, इसका मतलब है धांधला है। तो ये अब सारा मसला फॉर्म 45 का है। फॉर्म 45 जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल है इस्लामाबाद के, उन जज साहब ने तीनों कैंडिडेट्स को कहा फॉर्म 45 लेके आओ जी। वहाँ इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमारे पास हैं और हम लाएंगे और बिल्कुल ठीक है। फिर इन्होंने दरखास्त एकदम दे दी, उससे उनसे ट्रांसफ़र की, और उधर गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया रिटायर्ड जजेस को लाके और ट्राइब्यूनल बनाने का। रिटायर्ड जज एक आज़ाद मनस शख्स है, वो जो मर्ज़ी करे, उसके ऊपर कोई निगरान नहीं है, वो निगरानी नहीं कर सकता। जो हाजिर सर्विस जज है उसकी निगरानी हाई कोर्ट करता है, फिर सुप्रीम कोर्ट करता है। सही। वो हर पिटीशन पे उसकी निगरानी कर सकते हैं और उसकी फिर फ्यूचर की एडवांसमेंट जो है, उसकी प्रमोशन, उसकी अच्छे
शहरों में तबादले, ये सब डिपेंड करते हैं हाई कोर्ट पे। वो किसी ना किसी डिसिप्लिन के तहत होता है। आज़ाद जजेस तो जो लॉ मिनिस्टर साहब चाहेंगे वो करते जाएंगे। वो लॉ मिनिस्टर साहब ने कहना तो लवाया ही मैं, तुसी क्यों ये इधर उधर होते, और पहले से ही सौदे होके वो आएंगे। तो इन्होंने फिर निगरान की तरफ चल गया कि ये निगरान नहीं, ये रिटायर्ड जजेस को लाए जी, ऑर्डिनेंस। अब वो रिटायर्ड जजेस का मामला भी वहाँ फैसला होना है जो कि बड़ा अहम है, जिस पे जो सीटें कितनी मिलनी है किन पार्टीज़ को मखसूस सीटों में से, उसका भी इन्हिसार है। और ये मैं अर्ज़ कर दूँ, ये इलेक्शन कमीशन और ये राजा सिकंदर, इसने पै दर पै खिलाफ वर्जियाँ आइन की हैं और दबा के की हैं, दिन दहाड़े की हैं। पहले शुरू हुए हैं 90 दिन से। बिल्कुल, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन 90 दिन में हो जाने चाहिए थे, को मार्च 2022 तक वो हो जाने चाहिए थे। उसके बाद वो अब चल रही होती हुकूमतें जिसकी भी होती, क्योंकि वो डिज़ोल्व हो गई थी असेंबलियाँ जनवरी 2002 में। उसके बाद ये इन्होंने चलाई गवर्नमेंट को, ये जो है कौमी असम्बली, ये भी कौमी असम्बली की जो निगरान थे 90 दिनों में नहीं, 90 दिन से बाद तक ये चलते रहे, बहुत बाद, जो बिल्कुल इलीगल था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। पहले 90 दिन वाला मामला आया। दूसरा मामला आया तो ये आया कि जो इसमें मैं जौहर साहब यहाँ पे ये क्योंकि बहुत आम नुक्ता है, मुझे ना एक छोटी सी ब्रेक, सिर्फ एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने उठाया, इसको इसकी आगे डिटेल क्या बनने वाली है वो डिस्कस करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और वो मामला ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला कि ट्रिब्यूनल्स बनाने का इख्तियार या जज वहां पे भेजने का हाई कोर्ट के पास ही है और हाजिर सर्विस जज ही लगेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी अगर ये फैसला आ गया तो बहुत सारे फॉर्म 47 उड़ जाएंगे। जो 4 माह की गवर्नमेंट चल गई है ये जा भी सकती है। इस पे बात होती है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। दस्तूर पाकिस्तान का आर्टिकल 219 ये कहता है ट्रिब्यूनल्स के हवाले से कि इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल्स बनाएगा। उसके नीचे जो कानून है जो कि इलेक्शन एक्ट 2017 का है, वो ये कहता है कि जो ट्रिब्यूनल में जजेस होंगे वो हाजिर सर्विस होंगे। लेकिन हुकूमत ले आई है एक ऑर्डिनेंस। चौधरी एतजाज एहसन साहब हमारे साथ हैं। चौधरी साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का जस्टिस शाहिद करीम साहब वाला फैसला अपहोल्ड कर दिया तो ये तो बड़ा मसला बन जाएगा, यानी कि बहुत सारे फॉर्म 47 वाले उड़ जाएंगे, उसकी वजह से सीधी सी हुकूमत ही खत्म हो जाएगी। तो ये क्राइसिस नहीं हो जाएगा आगे फिर? तो काफी बाजवा साहब, इससे ज़्यादा ख़तरनाक है कि किस वजह से वो कह रहे हैं कि ट्राइब्यूनल बदलें और ट्राइब्यूनल वो लाएं रिटायर्ड जजेस। उसकी असल वजह जो है वो इस इलेक्शन को नहीं, वो एक जमात को ही तबाह कर देगी। कम अज़ कम एक जमात, बिल्कुल। और वो कौन सी जमात है? मुस्लिम लीग नवाज। बिल्कुल ठीक। मुस्लिम लीग नवाज की जितनी फॉर्म 45 थी बड़ों की, जिनमें हर पोलिंग स्टेशन के हर कैंडिडेट के वोट से वो उन्होंने लगा दी थी ऑफिशियल वेबसाइट पे। जी बिल्कुल, राजा सिकंदर सुल्तान ने, और 4 घंटे बाद विड्रॉ कर ली थी। पर लोगों के पास वो महफूज हो गई और उनके बड़े एनालिसिस बड़े वीलॉग्स पे भी चले हैं और अखबारों में भी चले हैं। वो ऐसे बेहुदा फॉर्म 45 थे कि आप सोचें कि मियां नवाज शरीफ जो कोई 80,000 वोट से हार रहे थे, उस अपनी फॉर्म 45 के तहत उसमें इतनी ज़्यादा फोर्जरी की गई थी, इतनी ज़्यादा ओवर राइटिंग की गई थी। 14 को 214 बना दिया, 18 को 818 बना दिया। ये सारा कुछ उन्होंने करके, और रिजल्ट मियां नवाज के वोट ले गए जो कोई 19-20 हज़ार थे, वो 1 लाख पे, और जो यास्मीन राशिद थी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनके 19,000 पे। अब ये सारे जो फॉर्म थे ये पहले कभी खुले नहीं थे। इस दफ़ा ये खुलने में ये गलती कर गई है
इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने वो जो फॉर्म सारे लगा दिए हैं अपनी वेबसाइट पे, उसमें सलमान राजा और दीगर कैंडिडेट्स ने वो डाउनलोड कर लिए। वो डाउनलोड करके अब वो बगल में लिए फिरते हैं कि जी ये तो आपने तो सारी फोर्जरी की हुई है। सर साहब, आप जब ये बात करते हैं कि नून लीग को तो सबसे ज्यादा नुकसान होगा, राजा आप हमारे ख्वाजा आसिफ साहब भी और बहुत सारे हैं, लेकिन आपने जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब के बारे में बात की, मुझे आपकी बात से यूं लग रहा है कि उन्होंने आइन की जो खिलाफ वर्जियां की, आर्टिकल 6 लगता है उन पे, तो फिर किसी वक्त हो सकता है लग जाए जाके उनको। बिल्कुल आर्टिकल 6 लगता है, इलेक्शन कमीशन सारी पे लगता है, बिल्कुल लगता है। मैं तो पहले कह चुका हूँ, 10 मरतबा कह चुका हूँ। ठीक। और इनको कहा है कि नोटिस दे के मुझे बुलाओ, मैं आपके सामने साबित करूंगा। ये देखें, ये चीज 90 दिन से गुजारना आगे, ये इनका इख्तियार था इलेक्शन कराने का, आइन देता था इख्तियार। ये एक जमात से उसका निशान ले लेना, कि वो जमात का तो निशान ही नहीं है, निशान तो वो वोटर का है। वो तो आप ना खानदा इलिटरेट वोटर जो है, वो पता नहीं 1 करोड़ या 2 करोड़ है, उसको आप डिसएनफ्रेंचाइज कर रहे हैं एक जुम्बिश कलम के साथ। जी। अगर 10 लोगों ने 10 जो ओहदेदार हैं पार्टी के, उन्होंने कोई फ्रॉड किया भी है, कोई हेरा फेरा की भी है, आप 2 करोड़ वोटर को किस तरह सजा दे सकते हैं उसकी बगैर शो कॉज नोटिस दिए? आप किसी का वोट नहीं निकाल सकते उससे, वोटर्स लिस्ट से, जब तक उसको शो कॉज नोटिस ना दे, उसको प्रॉपर हियरिंग ना दे। तो ये सब कुछ करते चले आ रहे हैं। अब इनमें फॉर्म 43 है, वो इस तरह है कि मैं अगर कहता हूँ ना जी फॉर्म 43 मुझे दिखाओ, तो वो इस तरह मैं कहता हूँ, मैं इनको इस तरह लगता है कि ये कहता है मैं आपके सहन में आना चाहता हूँ, और सहन में जो आपने अभी अभी लाश दफन की है उसको निकालना चाहता हूँ। ये फॉर्म 45 इनके गले के फंदे बन जाएंगे। अब ये इनका इन्हिसार किस बात पे है? मैं आज वार्निंग दे रहा हूँ, आज वार्निंग दे रहा हूँ, याद रखें। ये सबसे ज़्यादा फॉर्म 45 को से बचने के लिए इनके पास सिर्फ एक तरीका है। पहले होता था कि जो रिकॉर्ड है इलेक्शन का, उसको आप कम से कम, ये फर्ज था इलेक्शन कमीशन का, कम से कम 5 साल तक उसको सेफ कस्टडी में रखना। ये जिम्मेदारी थी इलेक्शन कमीशन की। इन्होंने चेंज करके उसको 1 साल कर दिया। 1 साल के बाद आग लगा देगी सारे इस एविडेंस को, जिसमें फंसता सारी इलेक्शन कमीशन भी फंसती है, चीफ इलेक्शन कमीशन भी फंसता है। और जो कैंडिडेट्स जानते हैं, आपको एक याद है नवाज शरीफ ने वो 2013 में एक बयान दिया था, इलेक्शन हो गए थे, काउंटिंग हो गई थी जी, काउंटिंग खत्म हो गई थी, वोटिंग कास्ट जितनी होनी थी, वोटिंग काउंटिंग तो होनी थी, वोटिंग खत्म हो चुकी। और इन्होंने आके विक्ट्री स्पीच कर दी थी जी, बिल्कुल, अपनी गैलरी से। और वहाँ इन्होंने कहा था, बात सुन लो, मुझे सिंपल मेजॉरिटी नहीं चाहिए, मुझे 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। ये किन को कहा था? वोटर तो जा चुके थे घर वोट डाल के। ये उनको कहा था जो रिजल्ट को आगे पीछे कर सकते हैं, फॉर्म 45 को छेड़ सकते हैं। ये इनकी फॉर्म 45 बिल्कुल टेम्पर्ड है। उस वक्त फॉर्म 14-15 होता था। ये अगर निकल आई तो इन जो 14-16 जी, बिल्कुल आपने ठीक है, बिल्कुल बजा का। अच्छा चौर साहब, आपको फिर ये लग रहा है कि ये गवर्नमेंट जो है, आप 5-6 महीने का जो आपने वक्त दिया है, दे कुड गो होम, नून लीग की जो हुकूमत है इस वक्त, या तो ये उस मरहले तक पहुंचेंगे, जो कोशिश है इनकी, लंबी तारीखें लें ट्राइब्यूनल से, जाके एडजर्नमेंट्स ले लें, दरखास्तें दे दें। वो 3 कब्रें खुलनी थी ना, 3 कब्रों में से 3 लाशें निकलने थे फॉर्म 45 के, ये इस्लामाबाद के, वहीं पता लग जाना था। ये जो उन्होंने भाग दौड़ की है ना, पहले कहते रहे
कि हम लाएंगे जी फॉर्म 45, हमारे पास भी है। हमारे वो दूसरी तरफ से सारे कैंडिडेट्स ने फॉर्म 45 लेके जो प्रिजाइडिंग अफसर ने जमा की थी, जो प्रिजाइडिंग अफसर ने दी थी, बांटी थी फॉर्म 45, वो पोलिंग स्टेशन पे ही बांट दी जाती है। भाई ये आपके इतने वोट पड़े हैं, सारे कैंडिडेट्स देख लो, आपकी निशानियां, इसमें एंट्री ठीक है। वो चीफ जस्टिस साहब का बहुत रोल होगा ना आगे। अब ठीक है, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बड़ा एक लार्जर बेंच बनेगा, लेकिन चीफ जस्टिस साहब कल भी अगर हम सुने, नईम अफगान साहब भी, तो वो एम्पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कर रहे थे। इससे पहले भी वो ये कहते रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बहुत सारी पावर्स हैं। एक तो ये वाला मामला आ गया, तो चीफ जस्टिस साहब का और दीगर जज साहिबान का इस पर क्या ओपिनियन होगा वो बड़ा मैटर करता है। फिर तो तारीखें देने की इतना कोई इनके पास मामला नहीं रहेगा। और दूसरा मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, चूंकि मैं अगेन काजी साहब के उनके दौरे क़ज़ा के अंदर जो मामलात हुए हैं, खासतौर पे फंडामेंटल राइट्स को जिस तरह से बहुत सारी जगह पे ब्रीच किया गया, आज की जो मैं बात कर रहा था कि एक 7 दिन के लिए यहाँ पे जो दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई, जब आप वकला तहरीक चला रहे थे, मुझे याद है उस वक्त भी दफ़ा 144 के तहत पाबंदी लगा दी जाती थी इज्तिमाओं के ऊपर, जुलूसों पर, रैलियों के ऊपर। उस वक्त HRCP ने, एशियन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने, उन्होंने ये कहा था कि इट इज़ इलीगल अजम्पशन के जनाब को खतरा है और सिक्योरिटी थ्रेट है, लिहाजा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। और ये सुप्रीम कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फंडामेंटल राइट्स को गार्ड करे। तो काजी साहब इस पर क्यों आपके ख्याल में एक्शन नहीं लेते? ये बार बार जो पूरे इलेक्शंस के दौरान एक पूरी जमात को एक रैली करने की, एक मीटिंग करने की इजाजत नहीं दी गई। देखें अकबर, जो बात है काजी साहब की जी, उनसे तो मैं बहुत ज़रा मायूस हुआ था। ये नहीं कि उन्होंने सही किया फैसला और गलत किया, अगर वो चीफ जस्टिस हैं तो उनने सही ही किया होगा, बिल्कुल ठीक, और सही नीयत से ही किया होगा। पर मेरी निगाह में अभी तक जो एक बहुत बड़ा जख्म लगाया गया आइन को, वो सिर्फ 90 दिन के इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के नहीं, या कौमी असम्बली के नहीं, वो सबसे बड़ा घाव जो अभी तक लगा है, वो लगा है कि एक बड़ी जमात से आपने उसका निशान ले लिया बगैर उसके वोटर्स को डिसएनफ्रांचाइज करने के, बगैर उन वोटर्स को कोई नोटिस दिए बगैर। क्योंकि ये निशान होता किस लिए? निशान इसलिए होता है, और आपने इंडियन इलेक्शन में भी जो अखबारों में छपते रहे उनके बैलेट बॉक्सेस की तस्वीरें यूं ही गाए बगाए, तो उनमें देखा होगा हर के आगे निशान होता है। निशान इसलिए होता है कि हमारे बड़े सगीर में वोटर अनपढ़ है, वो 20 नामों में अपने कैंडिडेट का नाम नहीं ढूंढ सकता, लेकिन वोट उसके डालने का हक है और रियासत उसको रिकग्नाइज करती है। अगर रियासत ने उसको तालीम नहीं दी तो उसका कसूर नहीं है। अब 5 सालों में एक दिन उसको आता है, मिलता है कि वो जाके वोट डाल सके, तो उसकी सहूलत के लिए निशान दे दिया जाता है जी। और वो निशान पे जाके कोई बुजुर्ग औरत है, वो आके कहती है बच्चा मनु दस मैं बीबी दे पुत्र नूं पाना वोट के किस तरह पावा। उसको प्यार है बीबी शहीद से, बिलावल से, वो आप उसको कहते हैं कि वो तीर का निशान देखी बीबी है हो जाएगा ही उससे वो तो मार दे। तो वो ये वोटर की सहूलत है। अब अफसोस मुझे इसलिए हुआ कि ये इलेक्शन कमीशन ने तो ये रिजेक्ट करनी थी दरख्वास्त, उस सिंबल के लिए करनी ही थी, लेकिन चीफ जस्टिस साहब एक 3 मेंबर बेंच उनका बना हुआ, उसमें बैठ के चीफ जस्टिस साहब ने कर दिया, उसको वैलिडेट कर दिया, इलेक्शन कमीशन के फैसले को एंडोर्स कर दिया, निशान जी एंडोर्स कर दिया उन्होंने। अब उनको तो पता होना चाहिए था कि ये उन 10-15 लोगों का नहीं है जो अफसर हैं उस पार्टी के, अफसरान है, कोई सेक्रेटरी है, कोई वाइस प्रेसिडेंट है, कोई प्रेसिडेंट है। उन्होंने साजिश की चलो कि इस ग्रुप को जिताना है तो ये कर लें। अब आपने उनकी सजा हर उस वोटर को दे दी जो एक निशान पे वोट देना चाहता था। ये तो किसी समाज सियासी जमात को बशमूल मेरी ये एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए।
बिल्कुल। ये और कहा क्या करिए, आपकी इलेक्शन में, इंट्रा पार्टी इलेक्शन में आपने ये नहीं कराया, वो नहीं कराया, ये इधर नुक्ता लगा दिया, उधर नुक्ता। वो इलेक्शन जिससे उन इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक ही कोई नहीं। वो अगर उस इलेक्शन में कोई गड़बड़ हो जाए तो जिस तरह लाहौर जिमखाना क्लब की इलेक्शन होती है, आप सिविल सूट करते हैं, फाइल करते हैं। पार्टी के इलेक्शन कोई सरकारी इलेक्शन नहीं है, ये इसी तरह है जिस तरह जिमखाना क्लब के इलेक्शन होते हैं। और उसमें जज साहब ने उनको इतना और उसके बाद और बड़े केसेस और इंपॉर्टेंट केसेस जो हैं, मैं चूंकि एक ब्रेक की तरफ मुझे जाने का कहा जा रहा है, जौहर साहब आके बात करेंगे मखसूस नशिस्तों वाला मामला। ये इंतखाबी निशान लेने के बाद उससे एक बहुत अहम केस ये भी है। फिर उसके अलावा 6 जजेस के खत वाला मामला, उस पर क्या मामला बनते हैं। और फिर अगेन जो हम पहले बात कर रहे थे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स पर इख्तियार ट्रिब्यूनल में जज भेजने का हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का, या फिर इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी से लगाएगा, जो कि वो करता रहा है। लाहौर पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, यहां पे अभी तक सिर्फ 2 ट्रिब्यूनल्स हैं और उजरदारियां बहुत ज्यादा हैं और वक्त भी कम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट आगे क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्या बनेंगे, दे विल टेल अ लॉट अबाउट सिचुएशन। जाके तरफ एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। तमाम नजरें अदालतों की तरफ हैं कि वहां से फैसले क्या आते हैं, आइन और कानून के मुताबिक आते हैं तो बहुत सारी चीजें आगे बदल जाएंगी। एतजाज एहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 6 जजेस ने जब खत लिखा था जौहर साहब, उस वक्त ये लगा कि कोई वाटरशेड मोमेंट आ गई है एक, उसके बाद फिर बारिश शुरू हो जाएगी और सब मामला हुआ भी आगे। और बहुत सारे हमें नजर आया कि मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स और फिर लोअर जुडिशरी, जिससे उम्मीद बहुत कम थी, वहां से इस तरह का आ जाना कि जनाब हम पर प्रेशर है और हम इसको मजीद रजिस्ट करने के लिए उन्होंने जो अपना इकदाम लिए। आपको क्या उम्मीद है आगे आने वाले दिनों के अंदर अदलिया वाकई आजाद होके और बिल्कुल फ्रीली आइन और कानून के मुताबिक का फैसले होना शुरू हो जाएंगे? इज इट दैट मोमेंट सर? जी बिल्कुल ये मोमेंट है, और इस पे सबसे ज्यादा जिम्मेदारी चीफ जस्टिस पे आती है। जो एक इदारे का सरबराह हो, वो जिस कदर दलेरी के साथ, और इस वक्त काजी फैज ईसा के लिए बड़ा मोमेंट है, बहुत बड़ा मोमेंट है। काजी फैज ईसा के जो इर्द गिर्द जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट है या 5 हाई कोर्ट्स हैं, 4 सूबाई और 5वां इस्लामाबाद का, इनका हर जज मुत्तफिक है। काजी साहब ने चीफ जस्टिस को लिखा कि आप अपना फुल कोर्ट बुलाएं, फुल कोर्ट बुला के आप उनसे राय लें। और ये जजेस ने, जो 6 जजेस ने लिखा है जी, अव्वल तो 6 जजेस की बड़ी दलेरी थी जिन्होंने ये, दे केम आउट ऑफ द क्लोजेट, और क्या ये बहुत हद हो गई है। अब उसके बाद काजी साहब के उस खत के नतीजे में हर चीफ जस्टिस ने अपना फुल कोर्ट बुलाया। फुल कोर्ट में हर एक को आज़ादी दी, आज़ादी इजहार दी, बिल्कुल। और फिर जो रिपोर्ट दी गई है वो मुत्तफ़िक़ा और यूनानिमस है। और वो रिपोर्ट जो है, हर रिपोर्ट वो कहती है ये हर जज के साथ होता है, ये एजेंसियां हर एक पे दबाव डालती हैं, ये आज भी डाल रही हैं। मतलब है वो उन्होंने ये भी, उनका ये आज भी डाल रही हैं। अब जब सारे जज इस बात पे मुतमईन हो कि ये हुआ है तो, और हो रहा है, और अदालत और जस्टिस की बुनियाद ख़त्म की जा रही है, तो मैं आपको बताऊं अकबर, ये इन जजेस को अपनी ताकत का एहसास नहीं होता। जो चीफ जस्टिस मुनीर की तरह चल पड़ते हैं एग्जेक्टिव के पीछे पीछे, बत्ती के ट्रक की बत्ती के लग के, वो ट्रक गुलाम मोहम्मद से गुजर के सिकंदर मिर्जा के हाथ में आके उसकी स्टीयरिंग है, फिर अयूब खान बैठ जाता है, फिर याया खान बैठ जाता है, ज़ियाउल हक बैठ जाता है, परवेज मुशर्रफ बैठ जाता है, ये ट्रक की बत्ती के पीछे चलते रहते। इनको अपनी ताकत का नहीं इल्म। मैं ये कहता हूँ शेर को अपनी ताकत का इल्म नहीं होता, वो आपको प्यार से पंजा यूं मारे तो चाहे सारा जबड़ा ही ले जाए। अब ये
आप देखें कि इनकी ताकत कितनी है। और अभी देखिए, अभी आपने मुलाहिजा किया जी 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा फौजी अदालतें गलत है, फौजी अदालतें नहीं हो सकती, फौजी अदालतें खत्म हो गई। हाँ, गवर्नमेंट ने अपील कर दी, किसको? सुप्रीम कोर्ट को। और सुप्रीम कोर्ट को कहा कि ये गलत फैसला है, वो इनका हक है गवर्नमेंट। अब सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी फौज के मांगने पर कि आप हमें ट्रायल करने में हम फैसला नहीं सुनाएंगे। अब वहाँ के मामले ट्रायल चल रहे हैं, फैसला नहीं सुनाने। अब गवर्नमेंट को, ये फौज को ये महसूस हुआ कि 20 एक आदमी ऐसे हैं जिनको हमें छोड़ना पड़ेगा, या उनका कसूर कम है, या जो भी वजह है, मसलियत है या वजह है। अब फौज ने सुप्रीम कोर्ट को दरखास्त दी कि हमें ये 20 आदमी, आपने कहा फैसला ही ना सुनाओ, हम नहीं सुना रहे, पर ये 20 आदमी बेगुनाह हैं, इनके कोई, या इनका किसी का इतना छोटा रोल है कि इसको 1 साल देर के फारिग करना चाहिए, और साल हो गया 9 मई से 9 मई तक, तो आप इजाज़त दें। तो उन्होंने मेरे से पूछा जज साहब ने, अगर मैं अड़ जाता तो कि नहीं जी ये फैसला नहीं सुना सकते, तो वो शायद जजेस कहते नहीं तो फौज नहीं कर सकती। लेकिन मैंने कहा जी बिल्कुल करें, जो रिहा होता है मुझे उससे नहीं, मुझे खुशी है जितने रिहा हो जाए, पर मैं अपने उस मौक़िफ़ से नहीं हटूँगा। ये इट शुड नॉट बी टेकन एज कि मैं अपने मौक़िफ़ से हट गया हूँ, कि जो सिविलियन शहरियों पर कोई कुदरत है फौजी अदालत को। मैंने कहा ये मैं मानने को तैयार हूँ। वो जजेस ने कहा विद दैट रिजर्वेशन हम इसको इनको छोड़ देते और आप क्या इजाज़त देते हैं रिहा करें। तो 20 लड़के और मर्द और बुज़ुर्ग जो 103 में हैं वो रिहा हो गए, पर 103 ये 82 जो बाद में मैं कता कलामी की माजरत मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, हिरासत में ये मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं सर कि ये जो सरगोदा के जज साहब थे उन्होंने 9 मई के केसेस में जमानतें दी, वहां पे जाहिर है कि प्रोसिक्यूशन तगड़ी नहीं हुई थी, कमजोर थी, वो देनी उन पर पड़ी वहां पे जमानतें, लेकिन उन पर जो प्रेशर डाला गया, ये प्रेशर अगर प्रोसिक्यूशन पर डाल दिया जाता, महकमा कानून पर डाला जाता, पुलिस वालों लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पर डाला जाता, एविडेंस अच्छे कलेक्ट करें, केस अच्छा तगड़ा बनाए, जमानतों की नौबत ना आती, वहां पे कहीं पे कन्विक्शंस हो जाती, ये जोर उधर क्यों नहीं लगाया? ये इधर लगाने की क्या जरूरत पड़ गई? ये जो केसेस इस तरह बनते हैं ना सरकारी जी, ये इसी तरह बनते हैं। वो आसिफ जरदारी सदर साहब पे केस बना दिया था, मैंने डिफेंड किया, मैंने उनको क्विट कराया। एक केस बना दिया 1989-90 कि इन्होंने एक पाकिस्तानी निजात बरतानवी ताजर था, शहरी था, बम बांधा उनकी टांग के साथ, उसके टांग पे बम बांध के, और 8 दिन उसको लिए भी फिरे और बम भी बांधा और वो उससे 1 करोड़ रुपया निकाला ऐसे लिए जी। अब कोई उसकी जो जिरा की उस बंदे की वो तो टूट गया। मुझे कहने लगा तुम जादूगर हो, तुम जादूगर हो, तुम सवाल ऐसे करते हो। और मैंने कहा तेरी नैरेटिव, तेरी कहानी इतनी बेहुदा है और नाकाबिले यकीन है कि इसमें क्या मुश्किल है तुम्हें करने की, तुम्हें जिरा करने की। तो ये बनाते ही ऐसे केसेस हैं। अच्छा, ये अब गौर करना चाहिए उनको कि केस तगड़े बनाएं ताकि वो कहीं पे दे शुड होल्ड सम वाटर व्हेन दे गो टू द कोर्ट्स। अच्छा, ये सर साहब एक और मामला हुआ है यहाँ पे, आपने कहा कि मोमेंट वो आ चुकी है, जजेस ने इतना जिगरा दिखाया, हिम्मत दिखाई और मतलब जमीर की आवाज में खड़े हो गए। वो बार्स ने एक बड़ा, मैं कहूँगा नेगेटिव रोल ये हुआ कि लाहौर बार क्या कह रही है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के बारे में कि भाई ये तो इस वजह से इतना इनको जो है ना आप शौक चढ़ गया आईन कानून की पासदारी का कि 2 साल पहले इनकी बेटी ने फलां जगह पे गाड़ी मार दी थी, वो बंदा जख्मी हुआ था, उसकी सीडीआर कहीं से आ गई 2 सालों के बाद उनके पास, और बाकी जनाब सुपुर्दारी पे वो जो गाड़ी थी वो यूं छुड़वाई थी, हमने ये किया था। अब बाकी जजेस के निकालने को वो उसके तो प्लाटों का मसला है, उसकी रिश्वत का मसला है, ये बार कर रही है बीच में इस तरह के मामला, तो वो प्रॉपर केस तो पर स्ट्रेंथन नहीं होता है। बेंच एंड बार एटलीस्ट आर नॉट ऑन द सेम पेज, अवाम तो साथ है।
और ये वीडियो मैं आपको बताऊं, वीडियो ऑडियो वीडियो जी, ये निकलती सिर्फ ऐसी हैं जो नून लीग के हक में जाए। कोई एक बता दे जो इनके खिलाफ। ये इनके पास लाइब्रेरी है, इनके पास लाइब्रेरी है। और ये कोई वो एक्सीडेंट बेटी का हुआ होगा, वो उसकी जो वीडियो है इन्होंने लेके अपनी लाइब्रेरी में रख लिया। इनके पास हजार वीडियोस की और ऑडियोज की लाइब्रेरी है, मौके पे निकाल लेते हैं। चौधरी साहब आप ये कह रहे हैं ये नून लीग के पास से लाइब्रेरी है? वो ये आर्काइव्स नून लीग के हैं? ये किसी और के पास क्यों नहीं है? हाँ, किसी और के नून लीग का इतने ही फरिश्ते हैं, कोई किसी ने नहीं कोई मतलब है गलती की थी या कोई जो उन्होंने संभाल के रखी हो। ये सिर्फ नून लीग। और फिर आपको याद है बयान जो मरियम बीबी ने दिया जब जज अरशद के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, और मैंने उसी दिन कहा कि अगर ये, और आज भी कहता हूँ, एक भी इनमें से जो वीडियो है या ऑडियो है वो देते नहीं है, वो देते डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो वो उसमें आप अब फोरेंसिक उसका एग्जामिनेशन करें तो आप कहेंगे ये कटा हुआ, ये वो एक का किया ना उन्होंने, दुनिया न्यूज़ वालों ने उसका जो साकिब निसार का था कि वो उन्होंने साबित कर दिया कि ये लफ्ज़ इस तरतीब में बोले ही नहीं गए, और जिस तरतीब में बोले गए वो तरतीब इस तरह बनती है कि एक उधर से लफ्ज़ उठाया, एक उस तकरीर से उठाया, 4 घंटे के अंदर उन्होंने कर दिया। अब ये मरियम ने कहा था वहाँ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कोई शरारत और करने की ना सोचे। हाँ जी, कोई हमारे साथ और कोई शरारत करने की ना सोचे, वरना मेरे पास और बड़े वीडियोज है। ये उसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया था, उसमें उन्होंने फिर ये कहा कि 2 वीडियोज और 4 ऑडियोज मेरे पास मौजूद हैं जो मैं किसी, अच्छा वो आई तो नहीं कभी भी सामने, लेकिन बहरहाल एक लाइब्रेरी। और ये हमने देखा है, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के जो एतजाज अहसन साहब बात कर रहे थे कि नून लीग के पास वो मौजूद है और वो एट अ सर्टेन टाइम ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल होती है। और जैसे कि इस्तीफा वाला ये मामला है, ये जज साहिबान के और ये लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का और बाकी दूसरे दीगर जज साहिबान के खिलाफ जो इल्ज़ामात हैं वो उन सहाफ़ियों की तरफ से लगाए जा रहे हैं जिनका अगर कंटेंट आप देखें तो वो बड़ी शद्दोमद के साथ सिर्फ नून लीग को सपोर्ट करते दिखाई देते हैं। उन्हीं के पास इस तरह की इंफॉर्मेशन अभी तक आई है। खैर, बहुत शुक्रिया चौधरी एतजाज अहसन साहब, आपने प्रोग्राम के अंदर आज वक्त दिया। टाइम की असल में किल्लत थी, तशनगी तो बहुत रह गई, लेकिन चलें फिर से इंशाल्लाह इसको और तफसील में बहुत सारे मौजूद हैं वो फिर डिस्कस करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।